नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी GDC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PCS, UDA, LDA, राजस्थान स्कूल व्याख्याता आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि जो है अल्लसान पेदन्ना की थी। अल्लसान पेदन्ना की थी। हम सभी को मालूम है कि विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय यह एक तुलु वंशी शासक था। तुलु वंशी शासक था। इसके दरबार में जो है 8 कवियों का एक समूह रहता था जिसको अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। जिसको अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। इन्हीं अष्टदिग्गज में से एक अल्लसान पेदन्ना था। अल्लसान पेदन्ना था, जिसे तेलुगु कविता का पितामह या आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। इसने जो है मनुचरित्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। मनुचरित्र, इसको स्वरोचित संभव के नाम से भी जाना जाता है। मनुचरित्र को स्वरोचित संभव के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसने हरि कथा सार नामक ग्रंथ की भी रचना की है। हरि कथा सार नामक ग्रंथ की भी रचना की है। जो कृष्णदेवराय द्वितीय के जो दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, उनमें से एक हो गए आपके अल्लसान पेदन्ना। दूसरे हैं वेदन्ना। तीसरे हैं नंदीतिम। चौथे हैं भट्टमूर्ति। पांचवें हैं धुर्जति। छठे हैं मल्लन। सातवें हैं अच्युत रामचंद्र। और अगले हैं पिंगली सूरत। और अंतिम है तेनालीराम कृष्ण। तेनालीराम की कहानी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो तेनाली राम कृष्ण जो है इनके दरबार में रहते थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पांडु महात्म्य, तेनालीराम की प्रसिद्ध रचना। तो हमारा इसमें सही होगा कि तेलुगु कविता का पितामह अल्लसान पेदन्ना को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस तमिल महाकाव्य में कोलन और माधवी की कथा दी गई है? तो कोलन और माधवी की कथा जो है सिलप्पदिकारम नामक महाकाव्य में दी गई है। कुल 5 तमिल महाकाव्य माने जाते हैं। प्राचीन 5 तमिल महाकाव्य माने जाते हैं, जिनमें से एक है सिलप्पदिकारम, दूसरा है मणिमेखलई, तीसरा है जीवक चिंतामणि और चौथा है कुंडल केस और पांचवा है वलयपति। तो इसमें से जो है 3 सिलप्पदिकारम, मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि 3 महत्वपूर्ण है। तो जो कोलन और माधवी की कथा दी गई है वह सिलप्पदिकारम में दी गई है। इसमें जो है कोलन जो है एक प्रसिद्ध व्यापारी था और उसकी पत्नी का नाम था कर्णगी। लेकिन बाद में है जो वह माधवी नामक एक वैश्या के या नर्तकी के संपर्क में आता है और अपनी सारी संपत्ति इस पर बर्बाद कर देता है। उसका व्यापार
नष्ट हो जाता है और अंत में वह अपनी पत्नी कण्डगी से जो है कुछ मांगता है, तुम्हारे पास अगर कुछ बचा हो तो मुझे दे दो और हम लोग चलकर मदुरा नगर में व्यापार करके अपने गरीबी को दूर कर सकेंगे। तो उसके पास जो है कंगन के जो है या पायल के दो दो जोड़े, एक जोड़ा बचा हुआ था, तो उनमें से एक जोड़ा वह लेकर जो है किसी साहूकार के यहाँ जा रहा था और उसी समय जो है राजा की, वहाँ के मदुरा के राजा की पत्नी का पायल चोरी हो गया था और उनके अंगरक्षकों ने कोलन को पकड़ लिया और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। बाद में जो है कर्णगी को जब यह जानकारी हुई तो उसने जो दूसरा उसके पास पायल बचा हुआ था उसको लेकर जो है वह मदुरा के राज दरबार में गई और राजा को दिखाया कि मेरा पति जो चोर नहीं था बल्कि वह उसी का था। तो राजा को बहुत आत्मग्लान होती है और वह उसी दरबार में ही मृत्यु को प्राप्त करता है और बाद में कर्णगी जो है पूरे मदुरा को जो है अपने क्रोधाग्नि से जला देती है। इसमें यही कथा जो है वर्णित है और इसके जो लेखक हैं इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल शिलप्पदिगारम के लेखक हैं। ठीक है। जीवक चिंतामण जो है तीर्थक देवर इसके रचनाकार हैं। तीर्थक देवर इसके रचनाकार हैं या एक जैन विद्वान थे। और मणिमेखलई जो है यह शीतलई सत्यनार की रचना है। इसमें जो है केवलन की जो प्रेमिका थी माधवी और उसकी पुत्री जो है मणिमेखलई की कथा वर्णित है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित था? तो जो भवानी मंदिर था वह अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष के द्वारा रचित थी और यह बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ से प्रेरित थी। बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ से प्रेरित थी। 1905 में जो है इसकी रचना की गई थी और आनंद मठ जो है 1882 में लिखा गया था। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आनंद मठ जो भवानी मंदिर है उसका मुख्य उद्देश्य था भारत की राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करना। हमारा अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च, यहाँ डंडी हो गया है, दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसमें जो है कुल 8 महिलाओं ने भाग लिया था। हम सभी को मालूम है कि 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था। तो ये जो नमक आंदोलन चलाया था वह अहमदाबाद में स्थित दांडी नामक स्थान से इसको प्रारंभ किया था और अहमदाबाद में स्थित साबरमती जो उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था और नवसारी जिले में स्थित दांडी तक जो है यात्रा हुई थी। यह यात्रा कुल 241 मील लंबी थी, 241 मील लंबी थी और इसमें जो है गांधी जी के साथ कुल 78 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया था जिसमें से 8 महिलाएं थीं। और यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दांडी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ मतलब जो है जब चूँकि दांडी से प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल को यहाँ पे जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गया था और दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से जो है नमक का निर्माण करके नमक कानून को तोड़ा था जिसके द्वारा सभी लोगों को नमक सर्वसुलभ हो सके। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है दांडी किस जिले में स्थित है या कहाँ पर अवस्थित है? तो वह गुजरात के नवसारी जिले में
अवस्थित है। गांधी जी के साथ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एक पुस्तक है दांडी कूच। दांडी कूच, तो दांडी कूच जो है यह मेहता एवं देसाई की रचना है। मेहता एवं देसाई, मेहता एवं देसाई की रचना है। इसमें उन्होंने कुल 81 व्यक्तियों की सूची दी है। 81 व्यक्तियों की सूची दी है। तो एक महात्मा गांधी थे प्लस 78 लोग थे प्लस 2 लोग और बाद में इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इस प्रकार से उन्होंने कुल 81 व्यक्तियों की सूची दी है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है। तो हरिसेन द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है, संस्कृत भाषा में इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, कुछ महाजनपदों के नाम दिए गए हैं और उनकी राजधानी दिया गया है। तो हमें सही जो है चुनाव करना है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है। तो मत्स्य, तो सबसे पहले मत्स्य महाजनपद की राजधानी देखना। तो मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद जो है वर्तमान अलवर का पूरा भाग एवं भरतपुर का कुछ भाग जो है मत्स्य राज्य में या मत्स्य महाजनपद में स्थित था और इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। तो ए में हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद है बी में अंग। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी, तो ये भी सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो जो अंग महाजनपद था वह वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित था अंग महाजनपद में। और दीघ निकाय के अनुसार जो है चंपा, जो इसकी राजधानी चंपा थी, चंपा का महावास्तुकार कभी कभी पूछा जाता है। तो दीघ निकाय के अनुसार चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। महागोविंद था। कभी कभी पूछ लिया जाता है पुराणों में चंपा का नाम क्या है? तो मालिनी नगर के नाम से इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है। अगला है वत्स। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। जो वत्स महाजनपद है, अगर देखा जाए उसकी लोकेशन, तो आधुनिक इलाहाबाद और बांदा के जिले हैं वत्स महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पुराण में कथा प्राप्त होती है कि विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब हस्तिनापुर में जो है गंगा प्रवाह में हस्तिनापुर बह गया था, तो वहाँ के राजा नीचच्छु ने जो है कौशाम्बी की स्थापना की थी। और अगला है अवंती। तो अवंत की राजधानी उज्जैनी है। अवंत की राजधानी उज्जैनी है। और जो इसमें पश्चिमी और मध्य मालवा का वर्तमान क्षेत्र है वह अवंत महाजनपद के अंतर्गत आता था। अवंत को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी अवंत जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मती थी। कहाँ थी? माहिष्मती थी। और उसमें जो यहाँ का देखा जाए प्रसिद्ध शासक, जो बुद्धकालीन प्रसिद्ध शासक था अवंती का, वह कौन था? अवंती का प्रसिद्ध शासक प्रद्योत था, जिसकी उग्रता के कारण उसको चंड प्रद्योत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी उसके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उसके पिता का नाम था पुलिक। तो इसमें जो मिलान करना है, चूंकि सभी सही हैं, तो 1, 2, 3, 4 विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित हैं। मतलब कुछ हड़प्पा कालीन स्थलों के नाम सूची फर्स्ट में दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनकी लोकेशन दी गई है कि किस राज्य में वह अवस्थित हैं। तो सूची फर्स्ट में पहला है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर मेरठ के हिंडन नदी तट पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। और यज्ञदत्त
शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह एक उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल था। इसके बाद जो है विकल्प बी है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है गुजरात में अवस्थित है। 1991 या 90-91 में जो है इसकी खोज RAS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। RAS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। ठीक है, तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। और सी है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। और धौलावीरा के बाद जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। यहाँ से जो है अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है डी कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है और यह एक प्रसिद्ध सैंधव स्थल है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जो है एक ही खेत में 2 सरसों उगाने का प्रसिद्ध साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम मिलान कर लेते हैं। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश 3rd हो जाएगा, धौलावीरा गुजरात 4th हो जाएगा और राखी गढ़ी हरियाणा 2nd हो जाएगा और कालीबंगा ए। तो 3, 4, 2, 1 हमारा सही आंसर होगा। 3, 4, 2, 1 विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? तो जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस जो है बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, बंगाल विभाजन जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और वह तिथि थी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था और उसी दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुरोध पर राखी दिवस भी मनाया गया था। राखी दिवस मनाया गया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प 2 बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। हमारा अगला प्रश्न है बलबन को नायब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो बलबन को जो है 1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह ने जो है नायब ए मुमालिक का पद प्रदान किया था। साथ ही साथ जो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था और उलूग खां की उपाधि भी दी थी। उलूग खां की उपाधि भी दी थी। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो यह कथन सही है। 399 से 414 ईस्वी तक जो है फाहियान भारत में रहा था। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन वह बौद्ध धर्मावलंबी था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वह वैष्णव धर्म का उपासक था। वैष्णव धर्म का उपासक था और मेहरौली स्तंभ लेख में उसका उल्लेख मिलता है। मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अवस्थित है। और तो कथन 2 गलत है। कथन 3 है वह शकों द्वारा पराजित हो गया था। यह कथन भी गलत है। वह शकों के द्वारा पराजित नहीं हुआ था बल्कि उसने शकों को पराजित किया था और शकार, शकों का उन्मूलन करने वाला शकार की उपाधि धारित की थी। अगला है चौथा संस्कृत कथा साहित्य कथा सागर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही रचा गया था। यह भी गलत है। संस्कृत कथा साहित्य कथा सरित सागर जो है 13वीं शताब्दी में इसकी रचना जो है सोमदेव के द्वारा की गई थी। सोमदेव के द्वारा की गई थी और उन्होंने जो है यह रचना कश्मीर के शासक अनंतदेव की पत्नी मलयवती के लिए किया था। मलयवती के लिए कश्मीर के शासक अनंतदेव की पत्नी का नाम मलयवती था और उन्हीं के लिए जो है कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा की गई थी। इसलिए हमारा विकल्प 1 ही सही आंसर है इसमें कि उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है मौखर यूप अभिलेख 238 ईस्वी का निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो मौखर यूप अभिलेख जो है बड़वा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि राजस्थान के बारां जिले में अवस्थित है। बारां जिले में या बारां जिले से प्राप्त हुआ है और वहीं पे जो है इसे सुरक्षित रखा गया है। मौखर यूप अभिलेख बड़वा से, इसको बड़वा यूप अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो कि मौखरियों से संबंधित है। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना लाहौर में की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। और मुख्य रूप से वह ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। देव समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ब्रह्म समाज के अनुयायी थे और इन्होंने जो है मदिरा और मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान स्कूल व्याख्याता परीक्षा सहित जो है सभी परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को भी अवश्य बताएं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।